आपको पता है ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। कहा जाता है कि आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो इसलिए क्योंकि जितना हम बाहर निकलते हैं, दूसरे कल्चर्स को देखते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आज के इस प्रेजेंट एरा में हमें दूसरे कल्चर से सीखने के लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। हम अपने घर के कंफर्ट में बैठकर भी दूसरी कंट्रीज से, दूसरे कल्चर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी कंट्री के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जापानीज कल्चर की कुछ 7 ऐसी हैबिट्स जिससे हम अगर अपनी लाइफ में अपना ले तो हमारी लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं वो 7 हैबिट्स कौन कौन सी हैं। इससे पहले मैं एक बार खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी उनके लिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर मैं पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स एंड बुक समरीज का कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप भी अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल ताकि आप दोबारा मुझसे मिल सके इन वीडियोस के थ्रू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहली जापानीज हैबिट की बात करें तो ये है काइजन। काइजन का मीनिंग है स्लो एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एवरी डे। हम अपनी लाइफ में आज प्रेजेंटली जिस भी स्टेज पर हैं और जिस भी चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बी इट योर प्रोफेशन, बी इट योर पर्सनल लाइफ, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उसको ड्रेस्टिकली एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ये जापानीज हैबिट को अपनाना, जिसमें कि हम धीरे धीरे डेली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स लेते रहते हैं और ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स जो हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आप डेली अगर 1% भी खुद को इम्प्रूव करते चले जाते हैं देन बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 37% आज से इम्प्रूव हो चुके होंगे। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी होगी और आपको एकदम से बहुत कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी लाइफ में एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील नहीं होगा। ये इजी और स्मूथ प्रोसेस रहती है क्योंकि धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव तो हम ला ही सकते हैं। सपोज कि अगर मुझे वेट लूज करना है और मैं अपना टारगेट रखूं कि मुझे विद इन 1 मंथ 10 kg वेट लूज करना है, दैट इज समथिंग अनरियलिस्टिक बिकॉज उससे मुझे वीकनेस भी आएगी और उसके लिए 2-3 दिन मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद मैं फिर से उसी पेस पर आ जाऊंगी। वहीं अगर मैं काइजेन वाले तरीके से अपनी वेट लूज की जर्नी स्टार्ट करूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। मैं डेली 15 मिनट की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हूँ, डेली एक हेल्दी मील स्टार्ट कर सकती हूँ। ये बहुत मुश्किल नहीं होगा और जैसे धीरे धीरे मुझे इसकी हैबिट हो जाएगी तो मैं इसको फिर इम्प्रूव करके 1 से 2 मील पर जा सकती हूँ, 15 मिनट से आधे घंटे की एक्सरसाइज पर जा सकती हूँ और धीरे 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 इम्प्रूव करते हुए मेरी वेट लूज की जर्नी भी कंटिन्यूस रहेगी, मेरी हेल्दी हैबिट्स भी कंटिन्यूस रहेंगी। अगर काइजन का मेथड अडॉप्ट नहीं करते हैं तो आप जैसे ही अपनी एक्सरसाइज को या डाइटिंग को छोड़ेंगे तो आप दोबारा से उसी वेट पर वापस आ जाते हैं और नहीं भी होता है तो इतनी डाइटिंग या ड्रेस्टिकली एकदम बहुत ज़्यादा वेट लूज करने के कारण हमें वीकनेस भी फील होने लगती है। तो काइजन वाला जो मेथड है वो स्लो है बट इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग लास्टिंग है। वो मेथड आपको एकदम से फिजिकल या इमोशनल या मेंटल शॉक नहीं देता है, कोई एकदम से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। जब आप स्लो एंड इंक्रीमेंटल तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं तो आपको एकदम से कोई बड़ा झटका नहीं लगता है, धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं और जब आप रियलाइज करेंगे कि आप यहाँ से ऐसे धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं, फिर आपको एहसास होगा कि कितनी प्रोग्रेस आपने कर ली है, वो धीरे हुई है। आपको उससे बर्डनाइज भी फील नहीं होगा बट आपको प्रोग्रेस भी दिखाई देगी। Second Japanese habit is Shinrin Yoku. That means connection with nature. हम सब नेचर का, प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं और उससे जुड़कर हमें एनर्जाइज्ड फील होता है फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, जब आप डेली रूटीन के हेक्टिक शेड्यूल में होते हैं, बहुत थके होते हैं, टेंशन हो रही होती है, तो आप एक वीकेंड का ब्रेक लेकर कहीं पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं। वहाँ आप नेचर के पास अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बहती हुई नदी दिखती है, झरने दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। वहाँ पर कितना रिलैक्स फील करते हैं। उस फ्रेश एयर में आपका बॉडी और माइंड दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं।
अब हर कोई तो इतना फॉर्चुनेट नहीं है कि वो नेचर के बहुत करीब रहता है, बट किसी न किसी फॉर्म में आपके पास भी नेचर हो सकती है। आप अपने घर में कुछ थोड़े से प्लांट्स लगा सकते हैं, अपना पर्सनल गार्डन मेंटेन कर सकते हैं, या ये भी नहीं है तो आपके आसपास कम्युनिटी में जो पार्क है आप वहाँ पर जाकर डेली थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको वहाँ अपने फ़ोन के साथ नहीं जाना है, किसी के साथ बातें करते हुए नहीं जाना है। आप वहाँ जाइए और बैठकर ऑब्जर्व कीजिए नेचर को, पेड़ पौधों को देखिए, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखिए। जब आप नेचर से ट्रूली कनेक्टेड फील करेंगे तो आप रियली एनर्जाइज्ड भी फील करेंगे। थर्ड जापानीज हैबिट इज शोशिन, विच मीन्स हैविंग अ बिगनर्स माइंडसेट। आपकी लाइफ में आप कुछ भी नया सीखने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहाँ अगर आप अपने खुद के ज्ञान का पिटारा लेकर पहुंच जाते हैं, आप वहाँ पर उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी ये होगा कि ये जो बता रहा है उससे बेटर तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो आप दूसरों से सीख नहीं पाएंगे। तो आपको बिगनर्स वाले माइंडसेट को अपने अंदर डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कप है, उस कप में ऑलरेडी लिक्विड फिल है, उसके अंदर आप जितना भी पोर करने की कोशिश करेंगे वो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। यू कैन नॉट फिल अ कप विच इज ऑलरेडी फुल। अगर एक कप खाली है तभी आप उसमें पोर करके उसको फुल कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारी जो नॉलेज है वो तभी एनहेंस होती है जब हमें लगता है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतराए जान। क्योंकि जब हमें अधूरा ज्ञान होता है बट हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, तो हम कुछ नया नहीं सीख पाते। तो जब भी कुछ नया सीखने के लिए जाएं, कोई नया काम शुरू करें, तो एक बिगिनर वाला माइंडसेट रख के जाएं और उस चीज के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हर चीज को एक नए नजरिए से देखकर सीखने की कोशिश करें, नए पर्सपेक्टिव से उसको देखें। तो जो बिगनर माइंडसेट है वो आपको चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करेगा और आप ज़्यादा सीख पाएंगे, दूसरों से ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ माइंडसेट कि मुझे तो सब कुछ आता है। जब आप ये सोचेंगे मैं तो बिगनर हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो आपके अंदर ये रहेगा कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। बस ये माइंडसेट एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप खुद को डेली इंप्रूव करते चले जाएंगे। Fourth Japanese concept is wabi sabi. It's about embracing imperfections. हमारे इस कल्चर में जहाँ पर परफेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड एवरीबडी अराउंड यू इज डिमांडिंग परफेक्शन फ्रॉम यू। आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट है, दे वॉन्ट यू टू बी अ परफेक्ट एम्प्लॉय। आपके घर का एनवायरनमेंट है, दे वॉन्ट यू टू बी अ परफेक्ट पर्सन। बट एक बार सोचिए, क्या ये हो सकता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं या सामने वाला कोई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके रिश्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं? परफेक्शन को एम्ब्रेस करना छोड़ देना और इम्परफेक्शन से प्यार करना, ये वाबी साबी का कंसेप्ट सिखाता है। वाबी साबी के कंसेप्ट में वो उनके घर में कोई चीज़ जैसे सेरेमिक बर्तन वगैरह हैं, कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे गोल्ड से कनेक्ट करके उसे डेकोरेट करके फिर भी कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। इट शोज़ कि आपकी जो भी चीज़ें हैं उनमें इम्परफेक्शन भी है तो भी आपको उसको फेक नहीं देना चाहिए, तो भी आपको उसे छोड़ देना नहीं चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपके रिश्तों को लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है, ये कंसेप्ट आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन ला सकता है। आप जब ये समझ जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए। प्रकृति में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, आप प्रकृति से सीखिए। फिफ्थ जापानीज कंसेप्ट इज इकिगाई। इकिगाई का कंसेप्ट हमें सिखाता है द रीजन फॉर बीइंग, कि हम एग्जिस्ट किस लिए कर रहे हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डेली मोटिवेट करती है कि सुबह उठकर हम उसके लिए जी रहे हैं। इसके लिए इकिगाई का कंसेप्ट बताता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और जिससे आप दुनिया में कुछ दे सकते हैं, यानी किसी की आप मदद कर सकते हैं। अब ये सारी चारों चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएं तो कहने ही क्या, बट अगर नहीं भी मिलता है तो आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। क्योंकि जब आपके पास कुछ ऐसा होता है जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन देता है, जो आपको मोटिवेशन देता है, तो आपकी लाइफ में पर्पस ऐड होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने होने पर आपको खुशी मिलती है। तो
इकिगाई अपनी फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे आप कभी बोर नहीं होते हैं, जिसको आप हमेशा करते रहना चाहते हैं। इससे आपको मिलेगा पर्पस और हमेशा एंगेज रहने का एक जरिया आपको मिल जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ सेट मिल जाएगी कि हाँ, ये काम तो ऐसा है, इसको करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो फिर देर किस बात की, अपनी इकिगाई फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द पर्पस इन योर लाइफ एंड देन फॉलो इट। तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपनी लाइफ में डेली। उसके बाद 6th हैबिट की हम बात करते हैं, दैट इज हरा हचीबू, विच सेज दैट यू शुड ईट ओनली टिल यू आर 80% फुल। हमारी आदत होती है कि हम बस खाते ही रहते हैं, टेस्टी लगता है इसलिए खाते चले जाते हैं, जितना हमें भूख है उससे भी ज़्यादा, कि मेरा पेट तो भर गया बट नीयत नहीं भरी। और यही हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पेट को 80% फुल होने के बाद ज़्यादा ना खाएं। जितना हम ज़्यादा खाते हैं उतना वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और नींद और भूख, उसको आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी भूख को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। एकदम से आपसे भूख कंट्रोल नहीं होगी, बट जितनी आपकी डाइट है उसको धीरे धीरे भी कम करेंगे तो वो एक नॉर्मल डाइट पर आ जाएगी, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेंगे। एक जापानीज आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग रहते हैं। और वो बताते हैं कि उनके सीक्रेट्स में एक है सीक्रेट हरा हचीबू, यानी कि 80% खाना खाना। तो आप भी इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए एंड स्टे हेल्दी। 7th Japanese concept is ganbaru, which means having patience and doing your best. हम जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, हम एक दूसरे को विश करते हैं ना, गुड लक, कि तुम्हारा भाग्य अच्छा रहे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे। लेकिन जापानीज लोग एक दूसरे को विश करते हैं गानबारू, मीन्स डू योर बेस्ट, कि आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर आप करने की कोशिश कीजिए। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। हमें अपनी लाइफ में कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना 100% देना चाहिए। हम जितना अच्छे से उस काम को कर सकते हैं उस काम को हमें करना चाहिए, एंड दैट टू विद कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट जल्दी ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप भाग्य के भरोसे नहीं जीते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट काम करिए और उसमें कंसिस्टेंट बने रहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट है जो हमारे हिंदू कल्चर में भी है। वो क्या है? अगर आपको मालूम है तो ज़रूर मुझे शेयर करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा कल्चर है जो हमें इस कंसेप्ट के जैसा ही दिखता है। तो इन 7 कंसेप्ट्स को हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कीजिए, वो चीज़ ढूंढिए जहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। धीरे धीरे डेली छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए एंड स्टे कंसिस्टेंट और पेशेंस के साथ अपना 100% उसमें दीजिए। जितना आप कर सकते हैं डू योर बेस्ट, और परफेक्शन के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए टू एनर्जाइज योर बॉडी एंड माइंड। ईट अंटिल यू आर फुल 80% से ज़्यादा भोजन मत कीजिए और बिगनर वाला माइंडसेट रखिए। अपने अंदर ये घमंड नहीं रखना है मुझे तो सब कुछ आता है। चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। कोई नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर आप बिगनर वाले माइंडसेट के साथ जाइए, तो आप ज़रूर कुछ नया सीख पाएंगे। मैंने 2 जापानीज बुक्स पढ़ी हैं जिनकी समरी मैंने अपलोड की हुई है, काइजन एंड इकिगाई। अगर आप इनकी समरी सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनकी समरी भी सुन सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।